Hello, in this video we will discuss about फार्माकोडायनेमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स अगर आपने मेरी अर्लियर वीडियोस देखी है तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी की ये दो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। फार्माकोलॉजी हम अर्लियर वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक का मतलब पहले ही मैं बता चुकी हूँ। डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है एक्शन, मतलब कि जो ड्रग का एक्शन बॉडी में होता है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, बॉडी पे ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, मतलब कि जो एक्शन ऑफ ड्रग और एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि किस तरीके से एक ड्रग बॉडी में जाता है और अपना काम शुरू करता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। इसे हम शॉर्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग भी बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से हो सकता है। कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, तो वो सेल के ऊपर एक्ट करता है हमारी बॉडी में इन 4 तरीकों से। जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाके या तो क्या करेगा, सेल की कहाँ पे एक्ट करेगा, सेल की मेम्ब्रेन पे, मतलब कि या तो वो ड्रग जो है या तो वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अपना एक्शन दिखा रहा है, या फिर विद इन द सेल, मतलब कि सेल के अंदर कोई अपना एक्शन दिखा रहा है, आउटसाइड द सेल, या फिर उसका एक्शन सेल के बाहर वाली साइड है। नेक्स्ट, थ्रू रिसेप्टर, जैसे कि पता होगा आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, हमारे कुछ सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल रिसेप्टर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे होते हैं उनको रिसीव करते हैं, जिससे क्या होता है रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और सेल को क्या करते हैं, सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये ड्रग या तो उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके उनके साथ कुछ इफेक्ट शो करेंगे, या फिर उनका एक्शन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, या सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर होगा, या सेल के बाहर होगा। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये ड्रग जो है कैसे एक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। फर्स्ट ड्रग अपना एक्शन दिखा रहा है, एक्शन ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर, मीन्स कि ड्रग क्या करेगा, ये जैसे ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, डबल बाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीटा रिसेप्टर की, बीटा रिसेप्टर हमारी बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ ड्रग्स होते हैं जो इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, उन्हें उनका एक्शन जो है वो रोकते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, इसके हम एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ADR, एड्रेलिन क्या है, एक इमरजेंसी ड्रग है जो हम इमरजेंसी कंडीशन में ड्रग देते हैं। एड्रेलिन क्या करता है, अपने इस जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं इनको क्या करता है, जाके स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल की क्या है, एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है। बीटा रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक तो हार्ट में क्या करेंगे, हार्ट के सेल्स के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हमने ADR दिया तो ये बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल की उन हार्ट के सेल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है और ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं। तो एड्रेलिन क्या करता है, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके क्या इंक्रीज करवाता है, हमारी बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज करवाता है और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑन द अदर साइड एक हम नाम सुना होगा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलॉल, लेबिटालोल, वो ड्रग्स जो इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके इस सेल की एक्टिविटी को रोकते हैं, वो होते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ये बीटा रिसेप्टर क्या हो जाएगा,
ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेल की जो एक्टिविटी, सेल ये काम क्या कर रहा था, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा था और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाने का काम कर रहा था। अब वो काम क्या होगा, रुक जाएगा क्योंकि ये रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है। अभी क्या होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट रेट डाउन जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा हार्ट मसल्स का। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पे किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे वो ड्रग एक्शन कर सकता है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर का क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, और बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके उन सेल की एक्टिविटी को रोकता है, काम नहीं करने देता। ठीक है, सेकेंड, सेल मेम्ब्रेन पे कोई भी ड्रग किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड, इंटरफेरेंस विद सिलेक्शन पासेज ऑफ आयन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयन एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ से क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है, जैसे कि कैल्शियम आयन एक्सचेंज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से सेल क्या आता है, अपना नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी चलती रहती है। अब कोई भी ड्रग क्या कर रहा है, इस जो आयन एक्सचेंज का जो पासेज है, इसको क्या कर रहा है, इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से आयन्स यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो ड्रग होता है वो क्या करता है, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसमें कैल्शियम के एक्सचेंज को, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है मसल सेल के अंदर, उसको क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होती है। थर्ड जो टाइप है जिस तरह से कोई भी ड्रग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो ड्रग क्या कर सकता है, इनिबिशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स एंड पंप्स। वो क्या कर सकता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन के पास जो एंजाइम्स होते हैं और जो पंप्स होते हैं, उनको क्या कर सकता है, इनिबिट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होता है एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो क्या होता है, हमारा रेगुलर चलता रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप। इसका एक अनदर एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। एक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का टाइप है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की अगर हम बात करें तो जो ट्राईसाइक्लिक, ये जैसे ये डायग्राम है साइनाप्स का, साइनाप्स आपने पढ़ रखा होगा कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं केमिकल फॉर्म में। इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि अगर डोपामाइन, सेरोटोनिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या होता है, एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में एंटर करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब ये रिसेप्टर्स ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं तो डोपामाइन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करता है, ये न्यूरॉन वापस अपने अंदर क्या करता है, इसको रीअपटेक कर लेता है, वापस ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम हो और ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होना रुक जाए। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामाइन या सेरोटोनिन, इनका जो रीअपटेक होता है उसको क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और उसका रीअपटेक नहीं हो पाता जब हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में डोपामाइन या सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है और हमारा डिप्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का। ऐसे एक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में आते हैं SSRIs। SSRIs क्या होते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। मतलब कि ये सिलेक्टिव, सिर्फ जो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को रोकते हैं। SSRI क्या करते हैं, सिर्फ सीरोटोनिन के रीअपटेक को रोकेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होगा। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं,
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, डोपामाइन और सीरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को रोकते हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRI इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है इस बेसिस पे, जो कि है हमारा इनहिबिशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स एंड पंप्स। इस बेस पे क्या करता है हमारे जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और जो SSRIs हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन पे ड्रग किस तरीके से एक्ट करता है, फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन। कोई भी ड्रग क्या करता है, जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन के साथ फिजियोलॉजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन हमारी किस किस चीज़ों से बनी होती है, वो होती है हमारी बाइफॉस्फोलिपिड लेयर से बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है लिपिड्स की, 2 लेयर है ना, ये दिख रही होगी आपको, 2 लेयर होती है लिपिड्स की। और इसमें क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, इसका एग्जाम्पल होता है एनेस्थीसिया और अल्कोहल क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म के हिसाब से वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फिजियोलॉजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करते हैं और इसकी जो बायलिपिड लेयर स्ट्रक्चर है इसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है, इसका जो बायलिपिड लेयर है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया और अल्कोहल अपना एक्शन दिखा पाते हैं। तो इस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्शन करने के लिए हमने एग्जाम्पल पढ़े, हमने अभी पढ़ा ADR और बीटा ब्लॉकर्स, जो कि इस मैकेनिज्म के हिसाब से वर्क करते हैं। इंटरफेयर विद सिलेक्शन पासेज ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन एक्सचेंज को क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा अभी, एसिटाइल कोलिन, जो क्या करता है, कैल्शियम के एक्सचेंज को इंटरफेयर करता है मसल सेल में, जिसकी वजह से मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये थर्ड हमने पढ़ा इनहिबिशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स एंड पंप्स। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को या फिर पंप्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पंप्स के थ्रू क्या होता है, रीअपटेक नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें हमने साइनैप्स में पढ़ा, जैसे कि साइनैप्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और कुछ टाइम अपना एक्शन दिखाने के बाद वो नॉर्मली क्या हो जाता था, रीअपटेक हो जाता। पर अगर हम जैसे ड्रग्स ली, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या फिर SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, सीरोटोनिक के रीअपटेक को रोक रहा है और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट डोपामाइन और सीरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को रोकते हैं, जिसकी वजह से उस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कोई भी ड्रग क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन दिखा सकता है। इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा जैसे कि अल्कोहल या फिर एनेस्थीसिया। सेल का कोई भी किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल मेम्ब्रेन के साथ किस किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर सकता है, ये हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वो विद इन द सेल के अंदर क्या क्या एक्शन दिखा के अपना इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन द सेल्स। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। अब सेल के अंदर क्या कर सकता है, सेल के अंदर वो ड्रग या तो क्या करेगा, फर्स्ट क्या कर सकता है, वो एंजाइम इनहिबिशन, किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इसका एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल होता है, एक ड्रग होता है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल हम क्यों लेते हैं, एलोप्यूरिनोल ड्रग क्या करता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज करता है। इसको हम लेते हैं गाउट की कंडीशन में। गाउट एक डिसीज कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से होती है। गाउट में क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा तो जैसे जो हमारी बॉडी में सेल्स और जो सेल्स में क्या होता है, हमारे डीएनए होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो कि बने होते हैं प्यूरिन्स और पायरिडीन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं हाइपोजेंथाइन में, फिर वो कन्वर्ट होता है जेंथाइन में और फिर जेंथाइन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। एक एंजाइम होता है जेंथाइन ऑक्सीडेज।
ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज क्या करता है, इन प्यूरिन्स को, मतलब कि जो ज़ेंथाइन है, ज़ेंथाइन को की ऑक्सीडेशन करके ज़ेंथाइन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। अगर हम पेशेंट को एलोप्यूरिनॉल के टैबलेट दी, इसके बाद वो क्या करेगा, एलोप्यूरिनॉल क्या है, एक ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। एलोप्यूरिन क्या है, ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, क्या करता है, इस ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब ये क्या करेगा, एलोप्यूरिनॉल इस ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इसने क्या कर दिया, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट कर दिया तो ये ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज अब अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा। अब क्या होगा, ये जो प्यूरिन्स हैं जो ज़ेंथाइन में कन्वर्ट तो हो गए थे, पर क्या होंगे, अब वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। हमारी बॉडी में अब और यूरिक एसिड बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ही हमारी बॉडी में ये गाउट्स को ट्रीट कर पाता है। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़े तो क्या होते हैं हमारे माओ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स थे। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ये भी क्या है, एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटी डिप्रेशन में हम देते हैं इसे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसका क्या काम होता है। जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में डोपामाइन को क्या करता है, 3,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम पेशेंट को माओ इनहिबिटर्स देंगे, माओ इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इस माओ एंजाइम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, इसको क्या करेंगे, इसका एक्शन इनहिबिट करेंगे, इसका काम रोकेंगे, जिसकी वजह से डोपामाइन आगे डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, ये आगे कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डोपामाइन का लेवल बढ़ता रहेगा। डोपामाइन का लेवल बढ़ता रहेगा तो डिप्रेशन कम होता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एक एंटी डिप्रेशन ड्रग हमारा अपना एक एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, मतलब कि कोई भी ड्रग इस तरीके से भी एक्ट कर सकता है, या तो वो क्या करेगा, जो सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें क्या करेगा, उस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है। दैट कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, जो क्या करता है, एक सब्सटेंस को सेल के अक्रॉस कैरी करता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड क्या करता है, हमारी बॉडी में पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका एक्सक्रीशन डिले करता है। उसका एक्सक्रीशन डिले करने की वजह से क्या करूँगा, जो पेनिसिलिन है उसका क्या होगा, एक्शन ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। प्रोबेनिसिड, जैसे कि प्रोबेनिसिड क्या करेगा, जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जो पेनिसिलिन का जब फिल्ट्रेशन होता है तो क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अक्रॉस क्या होता है, इन वॉल सेल वॉल के अगेंस्ट क्या होता है, हमारा जो सब्सटेंस और जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, उन सब का एक्सचेंज होता है। तो पेनिसिलिन भी है, जब पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन होगा तब वो भी क्या होता है, पेनिसिलिन क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके हमारे यूरिन में जाती है, और यूरिन के थ्रू क्या होता है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। प्रोबेनिसिड क्या करता है, जो पेनिसिलिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स के अक्रॉस, उसको क्या करता है, रोकता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन, बॉडी से एक्सक्रीशन डिले होता है और पेनिसिलिन का जो एक्शन ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होता है। उसका जितनी देर से उसका एक्सक्रीशन होगा, जितने टाइम बाद वो बॉडी से बाहर निकलेगा, उतनी देर तक क्या करेगा, पेनिसिलिन अपना इफेक्ट शो करता रहेगा। तो प्रोबेनिसिड क्या कर रहा है, किसी भी सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन को रोक रहा है, जैसे कि पेनिसिलिन को रोक रहा है। नेक्स्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। कोई भी ड्रग क्या करता है, उसे सेल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इसका एग्जांपल है 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है। क्या है, एक ट्यूमर की कंडीशन में हम इसे लेते हैं। ठीक है, तो 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या होता है, जैसे हमारे जो आरएनए है, आरएनए हमारा बनता है, आरएनए में एक न्यूक्लिक एसिड होता है यूरेसिल।
5 फ्लोरोयूरेसिल क्या करता है, आरएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। हमारा जो डीएनए से आरएनए बनता है, जिस टाइम पे आरएनए बन रहा होता है उस टाइम पे यूरेसिल की जगह पे आ जाता है यहाँ पे 5 फ्लोरोयूरेसिल। अब 5 फ्लोरोयूरेसिल अगर यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो क्या होगा, गलत बनेगा, जिसकी वजह से ये सेल का क्या हो जाएगा, जो ये ट्यूमर वाला सेल है ये क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। मतलब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से है, ये इस सेल के अंदर डीएनए से आरएनए को बनने से रोक रहा है। कैसे, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके यूरेसिल की जगह, यूरेसिल के इन प्लेस में अपनी जगह ले लेता है और यूरेसिल को यहाँ आने नहीं देता। इसकी वजह से क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना ट्यूमर वाला एंटी कैंसरस एक्शन शो करता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एग्जांपल हमने पढ़ा 5 फ्लोरोयूरेसिल क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि क्या करता है, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो उस टाइम पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो प्यूरिन्स और पायरिडीन्स होते हैं, उसमें क्या करता है, यूरेसिल की जगह खुद आके बैठ जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे अब आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर कोई भी ड्रग कैसे किस तरह से अपने एक्शन दिखा सकता है। इसके दो ही टाइप्स हैं, दो ही सेल के बाहर कोई भी ड्रग दो तरीकों से ही काम कर सकता है। या तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन करेगा, क्या, जैसे कि इसका एग्जांपल है एंटासिड। एंटा मीन्स अगेंस्ट, एसिड मतलब कि एसिड के अगेंस्ट क्या होगा, बेस। एंटासिड्स क्या होता है, एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं उसके साथ अपना केमिकल इंटरेक्शन करते हैं और स्टमक के अंदर का जो एसिडिक कंटेंट होता है उसका पीएच क्या करते हैं, पीएच इंक्रीज करके उसको बेसिक बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम सोल्व होती है और एसिड का, स्टमक का जो एसिड कंटेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट, सेल के बाहर क्या कर सकता है ड्रग, ऑस्मोसिस भी एक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से एक ड्रग अपना एक्शन शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैनिटोल क्या है, एक हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है। हाइपर ऑस्मोटिक मतलब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट है, जो इस सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट जो ज़्यादा है वाटर से, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी से मैनिटोल की ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है। मैनिटोल क्या होगा, इसके लिए हमने ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि अगर सेल के अंदर मैनिटोल क्या है, एक हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है। हाइपर ऑस्मोटिक मतलब बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और क्या होगी, अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसमें क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे वाटर सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो बैलेंस करने के लिए वाटर की मूवमेंट होगी, मूवमेंट आउटसाइड द सेल होगी। तो मैनिटोल क्या करता है, वाटर सेल के अंदर से पानी को पुल करता है, बाहर की तरफ निकालता है। तब क्या होगा, मैनिटोल हम लेते हैं सेरिब्रल एडिमा में। सेरिब्रल एडिमा मतलब ब्रेन में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। एडिमा मीन्स वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से अब मैनिटोल क्या करेगा, सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन हम लेते हैं, वो क्या करता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें क्या करता है, उसमें से जो सेल्स होते हैं जिसमें क्या है वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, उसमें से क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे। अब सेल्स में से क्या होगा, वाटर बाहर आएगा हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जब किडनी में जाएंगी, अब ब्लड में क्या है, सेल्स में से फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। ब्लड में क्या होगा, सारा वाटर आ जाएगा हमारे ब्लड में, ब्लड के थ्रू जाएगा किडनी में फिल्ट्रेट होने और वो सारा वाटर लेवल हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन में एडिमा हो रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का क्या हो सकता है, कोई भी ड्रग थ्रू रिसेप्टर, सेल के रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन शो कर रहा है। सेल के रिसेप्टर पे वो दो तरीकों से अपना कोई भी ड्रग एक्शन शो करता है, या तो दो फंक्शन करके, अगोनिस्ट बन के या फिर एंटागोनिस्ट बन के। अगोनिस्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और क्या करते हैं,
सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। कोई भी सब्सटेंस क्या है, नेचुरल सब्सटेंस इन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है, तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, आगे अपना सेल को अंदर मैसेज कन्वे करते हैं, जिसकी वजह से सेल अपनी एक्टिविटी नॉर्मली करता रहता है। एगोनिस्ट क्या करते हैं, क्या होता है एगोनिस्ट, क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इन्हीं नेचुरल सब्सटेंस के जैसा सेम होता है, जिसकी वजह से इन रिसेप्टर्स में ये बिल्कुल ही आराम से फिट हो जाते हैं। अब अगोनिस्ट क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट तो ये भी कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, सेल की नॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेल की एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। अब अगोनिस्ट ने क्या किया, रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, सेल की यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी थी, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी इसकी नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अगोनिस्ट का एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि एड्रेलिन। एड्रेलिन क्या कर रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट जो थी उससे क्या कर रहा है, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को, नॉर्मल जो एक्टिविटी कर रही थी उससे भी ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट एंटागोनिस्ट क्या करता है, इन जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट क्या करेगा, यहाँ आके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा और आगे अपना कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा। सेल को जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, तब तक अपना काम करेगा ही नहीं। तो एंटागोनिस्ट ने क्या किया, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया और सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटी भी हो रही थी उसको भी रोक दिया। अब क्या है, ना तो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ना तो इंक्रीज हो रही है हार्ट रेट। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बीटा ब्लॉकर, जो कि क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और हमारी हार्ट रेट को डिले करते हैं और हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को डिले करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया फार्माकोडायनामिक्स। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो और आपको समझ में आया हो आज कि फार्माकोडायनामिक्स एक्चुअल में होता क्या है। फार्माकोडायनामिक्स में हमने पढ़ा किसी भी ड्रग का इफेक्ट या फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में किस तरीके से एक्ट करता है जिसकी वजह से वो अपना एक्शन शो करता है। कोई भी ड्रग या तो अपने जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करेगा, या फिर सेल के अंदर विद इन द सेल, सेल के अंदर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, या फिर थ्रू रिसेप्टर्स। सेल मेम्ब्रेन के हमने ऊपर पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी ड्रग 4 तरीके से एक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन के पे किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके वो अपना एक्शन शो करेगा, या फिर वहाँ पे मेम्ब्रेन में जो आयन चैनल्स हैं उन चैनल्स में से आयन का जो पासेज हो रहा है उसको क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, या फिर कुछ जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम्स हैं और जो पंप्स हैं उनको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि बंद कर रहा है। नेक्स्ट है, या फिर क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फिजियोकेमिकली इंटरैक्ट करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो भी कोई भी ड्रग होता है वो अब विद इन द सेल के अंदर क्या क्या एक्शन शो कर सकता है। सेल के अंदर जाके वो या तो क्या करेगा, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल क्या है, एक ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो कि ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ज़ेंथाइन जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। और एलोप्यूरिनॉल को हम ले सकते हैं गाउट की कंडीशन में। सेम हमने पढ़ा एक और एग्जांपल, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये क्या करता है, मोनोअमाइन जो एंजाइम होता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट करता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या कर रहा था, डोपामाइन को क्या कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था। मोनोअमाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि डोपामाइन, उनको क्या कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था। अब मोनोअमाइन इनहिबिटर्स देने से वजह से क्या हुआ था, जो डोपामाइन था हमारी बॉडी में वो डिग्रेड नहीं हो पा रहा था और डोपामाइन का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर कोई भी ड्रग क्या कर सकता है, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल। सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, उसको क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोबेनिसिड क्या कर रहा था, रीनल ट्यूब्यूल्स के अक्रॉस, रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि किडनी में होते हैं उसके अक्रॉस पेनिसिलिन के ट्रांसपोर्ट को रोक रहे थे, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जो है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स में नहीं आ पा रहा था। और जैसे जब तक वो रीनल ट्यूब्यूल्स में नहीं
नहीं आएगा, वो यूरिन में आउटपुट में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो प्रोबेनिसिड क्या कर रहा था, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को रोक रहा था, कैसे, उसका ट्रांसपोर्ट को रोक के। थर्ड हमने पढ़ा कोई भी ड्रग क्या कर सकता है, सेल के अंदर जो इनकॉर्पोरेशन करता है, इनकॉर्पोरेट मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या कर रहा था, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जो यूरेसिल क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो बेसिस होते हैं प्यूरिन्स और पायरिडमीन्स, उनमें क्या होता है, यूरेसिल की जगह क्या आ जाता है, 5-फ्लोरोयूरेसिल खुद आ जाता है और आरएनए की क्या करता है, सीक्वेंस खराब कर देता है, जिसकी वजह से ही वो सेल क्या होता है, डेड हो जाता है, किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि ट्यूमर में लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कोई भी ड्रग सेल के बाहर कैसे एक्ट करता है। सेल के बाहर वो क्या कर सकता है, केमिकल इंटरेक्शन शो करेगा, सीधा सीधा केमिकल इंटरेक्शन शो करके, जैसे कि इसका एग्जांपल हमने पढ़ा एंटासिड। एंटासिड क्या कर रहा था, हमारे स्टमक की एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट इस सेल के बाहर क्या करेगा, ऑस्मोसिस, जैसे कि मैनिटोल क्या कर रहा था, सेल के बाहर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हम क्या कर रहे थे, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में हमने मैनिटोल दिया। अब ब्लड में क्या होगा, मैनिटोल क्या है, एक हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट सेल से बाहर की तरफ होता है ब्लड वेसल्स में, और सारा जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है, जो एडिमा की वजह से सेल से स्वेल हो गए थे, वो सारा वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा और किडनी के थ्रू यूरिन से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो मैनिटोल हम दे रहे थे सेरेब्रल एडिमा की कंडीशन में, जिसकी वजह से क्या करता है, वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा था उसको वो बाहर निकालेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी ड्रग रिसेप्टर के थ्रू कैसे एक्ट करता है। रिसेप्टर के थ्रू हमने पढ़ा कोई भी ड्रग या तो एंटागोनिस्ट एक्शन शो करेगा या तो अगोनिस्ट एक्शन शो करेगा या एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट एक्शन क्या करेगा, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जो नॉर्मल सेल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उस रिसेप्टर को ब्लॉक करके उस सेल की एक्टिविटी को पूरी तरह से रोक देगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स। I hope you understand this video and you find this helpful. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।